साथियों नमस्कार, मैं एस एन देवड़वाल श्री बालाजी श्याम शरणम क्लासेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत सम्मान बहुमान करता हूं। आज हम कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण की प्रक्रिया सिंधु घाटी सभ्यता से और कैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई, यानी राजतंत्र शासन व्यवस्था से उपनिवेश काल यानी गुलाम काल और गुलाम काल होते हुए संविधान का निर्माण कैसा हुआ और कैसे हुआ, और उसी के साथ में भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कैसे लागू हुई, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये मेरा निवेदन है। अगर आनंद नहीं आए और ये चैप्टर आपके जीवन भर काम नहीं दे तो मेरे को याद रखना। तो देखते हैं कैबिनेट मिशन। सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ था? मानव का जन्म हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में मानव का जन्म हुआ। मेरे साथियों, दक्षिण अफ्रीका में मानव का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जैसे भारतीय भूभाग पर, इस भूभाग पर, ये भारत का मानचित्र दिख रहा है आपको, इस भूभाग पर लोगों ने बसना शुरू किया। इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता वही सिंधु घाटी सभ्यता जो रेडियो कार्बन C14 प्रणाली के अनुसार जिसका काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी लगभग आज से 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसके बाद में वैदिक सभ्यता आती है। कौन सी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद में महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल के बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद में सुगवंश, सातवाहन वंश और दक्षिण भारत के वंश टोटल चोल, चेर, पांड्या, पल्लव आदि, राष्ट्रकूट वंश आदि। उसके बाद में बड़ा वंश आता है, और बड़ा वंश कौन सा है? सल्तनत काल आता है। सल्तनत काल संक्षिप्त तौर से देख रहे हैं। सल्तनत काल में 5 वंश थे। कितने थे? 5 वंश। GKTSL 5 वंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। साथियों, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। पहला शासक बहलोल लोधी था। इब्राहिम लोधी 1526 में कौन रहा? कब रहे? 1526 में मेरे साथियों। 1526 में एक अफगान का शासक आया। अफगान शासक बाबर आया। बाबर फरगना का शासक बाबर आया। कौन आया? बाबर 1526 में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में राम नाम सत्य कर देता है। किसका? इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी का राम नाम सत्य करके और मुगल वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की साथियों? मुगल वंश की स्थापना करता है। और मुगल वंश का पहला शासक कौन? बाबर। बाबर के बाद में हुमायूं। बाबर BHAJSA बादशाह। क्या? बादशाह। BHAJSA बाबर 1526 से 1530, 1526 से 1530। और हुमायूं रहा 1530 से 1556 तक। बीच में शेरशाह सूरी आ गया था। यहाँ अकबर आ गया। अकबर महान अल्लाह है। अकबर आ गया 1556 से 1605। और ये आ गया जहांगीर। मेरे साथियों, जहांगीर जहांगीर का बेटा सलीम 1605 से और 1627 तक इसका शासन रहा था। 1627 तक इसका शासन रहा था। अब आ गया शाहजहां। और शाहजहां का शासन रहा 1627 से 1658 तक। और ऐसे औरंगजेब आ गया। और औरंगजेब का शासन रहा 1658 से और 1707 तक। इसके बाद में ये योग्य शासक थे किसके? मुगल वंश के योग्य शासक थे मेरे साथियों। मुगल वंश के योग्य शासक यही थे, ये जो दिख रहे हैं बादशाह, BHAJSA बादशाह, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद में जहांदार शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, वही अयोग्य शासक जो स्त्रियों को कपड़े पहन के नाटक करना, सुर और सुरा में मस्त रहना, शासन से कोई मतलब नहीं। इस अकबर से मतलब है, लेकिन हमें किससे मतलब है? जहांगीर से मतलब है। जहांगीर के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। अब देखते हैं कैसे आई थी। जहांगीर के काल में आई थी, और जहांगीर के काल में आई थी तो उसके पीछे कारण था। एक देश है ब्रिटेन और एक देश है फ्रांस। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस। यहाँ की कंपनी
यानी यहाँ के राजा ने, जेम्स प्रथम ने भेजा जहांगीर के पास में, जहांगीर के काल में जहांगीर के पास में भेजा और एक दूत को भेजा और दूत का नाम था हॉकिंस, फर्स्ट दूत संदेशवाहक जिसका नाम था हॉकिंस। और हॉकिंस आया, हॉकिंस आया जहांगीर के पास में आया, जहांगीर के पास में आया और जहांगीर को आकर कहा कि हमारे राजा आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया। जहांगीर ने उसको उचित आतिथ्य सत्कार दिया, अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, उसके तहत उसका सम्मान किया, उसको कहने का मतलब पानी पिलाया, खाना खिलाया, लेकिन व्यापार की अनुमति नहीं दी। ये चला गया गो टू ब्रिटेन, चला गया वापस चला गया कौन? हॉकिंस। लेकिन कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पुनः भेजा दूत और दूसरा दूत भेजा, जबरदस्त आदमी था सर टॉमस मुनरो। सर टॉमस मुनरो जबरदस्त आदमी था, महान कवि था मेरे साथियों। ये कवि था, वाकपटु था, सामने वालों को चटपट में अपना बनाना इसको अच्छे ढंग से आता था। सर टॉमस मुनरो को कवि था, और कवि जहां न पूछे रवि और वहां पूछे कवि, तो कवि था, जबरदस्त था। भारत में आने से पहले इसने मुगल शासन का अध्ययन किया, संस्कृति का अध्ययन किया, अभिवादन प्रणाली का अध्ययन किया जबरदस्त तरीके से। कवि था, चतुर था, और इसको काम सौंपा गया क्या? भारत से व्यापार की अनुमति लेना। राजा कौन था? जहांगीर। जहांगीर राजा था, और ये आ गया, और आते ही ये तो बिल्कुल पूरे रंग ढंग से आया था, और ये साथ में क्या लाया था? गहने लाया था। अब किसके लिए लाया था वो आगे देखते हैं। लेकिन जो शासन व्यवस्था है मुगल काल की, जहांगीर के काल की, उसका अध्ययन करके आया था, आ गया भारत में, आ गया। आते ही जहांगीर से मिला, और मिलते ही क्या किया? सबसे पहले तो अभिवादन किया, लेकिन जहांगीर ने उसको भाव नहीं दिया। अब ये क्या करता है? अब ये करता है कि इसकी जो पहली रानी थी, इसकी पहली रानी का नाम क्या था? मानबाई। ओ मानबाई। ये मानबाई कौन थी? ये भगवंत दास कछवाहा राजा अजमेर के भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की सिस्टर कौन थी? मानबाई। ये इसकी फर्स्ट रानी थी। क्या थी? फर्स्ट रानी किसकी? जहांगीर की। लेकिन राजाओं की तो बहुत सारी रानियां होती थी, लेकिन फिर भी पहली रानी ये थी। कौन? मानबाई। और जयपुर के शासक भगवंत दास, कछवाहा राजा भगवंत दास की बेटी, और राजा मान सिंह की बहन थी। हाँ चलो, बढ़िया चल रहा था इनका जहांगीर का जीवन काल, इसका शासन और इसकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन क्या होता है, एक नूरजहां यानी हूर की परी, जिसका नाम था मेरुनिसा। क्या नाम था? मेरुनिसा। साथियों, मेरुनिसा नाम था, और मेरुनिसा, ये मेरुनिसा वीर अफगान की वाइफ थी, वीर अफगान की पत्नी थी। वीर अफगान भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के पास में चले गए, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, और इसकी मम्मी का नाम था असमत बेगम। मुरुनिसा लिख दिया मैंने। मेरुनिसा की मम्मी का नाम था असमत बेगम, यानी माता का नाम असमत बेगम, और गयास बेग नाम सुना होगा, चर्चित नाम है गयास बेग की बेटी थी। हूर की परी थी, इंद्र की अप्सरा थी, जबरदस्ती जैसे रानी पद्मिनी थी। अरे जबरदस्ती मेरे साथियों। 22 साल की उम्र में यह विधवा हो गई क्योंकि वीर अफगान, ये क्या नाम था इसका? वीर अफगान ये मारे गए, यानी वीर अफगान, शेर अफगान, इसके दो नाम। ये मारा गया, और ईश्वर ने बुला लिया इसको। ये हो गई विधवा हो गई। अब एक ताजिया निकलता है मुसलमानों मोमडम में, एक ताजिया निकलता है। ताजिया एक त्योहार है। ताजिया के समय जहांगीर ने इसको देखा। अरे किसको देखा? जहांगीर ने देखा मेरुनिसा को, और ये हूर की परी, इंद्र की अप्सरा, जबरदस्ती रूप की रानी। अरे जबरदस्ती इसको देखा, खोपड़ा चकरा गया, चक्कर खा के गिर गया। कौन है? जहांगीर। कि है कौन?
मेरे साम्राज्य में है कौन ऐसी कि मेरी रानियां क्या है, कुछ नहीं है, फैल है। तो जागीर, विल यू मैरी मी, जागीर ने कहा, प्रस्ताव भिजवाया, क्या तुम मेरे से शादी करोगे। तो मेरुनिसा थी, विधवा तो थी, अब दोनों में क्या हो गई रहा है, शादी हो गई। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। शादी हो गई किसकी, मेरुनिसा और जागीर साहब की। वीर सलीम, सलीम इसका नाम था बचपन का, जागीर का बेटा था, लाडला था। दोनों की शादी हो गई और शादी होने के बाद में हाँ गृहस्थी चलने लगी। एक रानी और बढ़ गई, क्योंकि राजाओं की तो बहुत सारी रानियां होती थी। अलाउद्दीन खिलजी की 16 रानियां थी। हाँ उनके वचन कानून होते थे मेरे मित्रों। लेकिन अब होता क्या है, सर टॉमस मुनरो की कहानी चल रही है ना। सर टॉमस मुनरो, ये मुनरो गया किसके पास में, अरे मुनरो गया कौन का, मेरुनिसा। और मेरुनिसा का नाम क्या था, ये तो मेरुनिसा का तो नाम था वास्तविक है, लेकिन इसको उपाधि दी गई नूर जहां, कि जहान में ऐसे नूर वाली कोई भी नहीं है। तो नूर जहां इसकी उपाधि थी। अब ये गया सर टॉमस मुनरो इसके पास में, जाके कहा, क्या ले गया इसके लिए, अरे गहने ले गया, हीरे मोती जवाहरात हार ले गया, गहने, और गहने ले गया मेरे साथियों और स्त्रियों को क्या चाहिए, गहना, गहना दे दो राजी हो जाएंगी। और एक गहने ले गया, थाल भर के, जब बड़ा थाल भर के, थाली भर के लाई रखी चढ़ो, अरे कहने मतलब थाल भर के ले गई। और ले गया कौन, सर टॉमस मुनरो, और दिया भेंट किया। अब नूरजहां ने देखा सर टॉमस मुनरो को, यार ये आदमी कौन है, इतने जबरदस्त हीरे मोती जवाहरात, हाँ इतने सोने चांदी के बर्तन, और जबरदस्त है बर्तन, मतलब गहने, ये अलंकरण है जो मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, ये कौन लाया है, ये मेरे को चाहने वाला कौन है। तो सर टॉमस मुनरो अपना परिचय देता है कि मैं ब्रिटेन के राजा का राजदूत हूं, फरमाइए। मेरुनिसा ने कहा, नूरजहां ने कहा कि फरमाइए कैसे आए हो आप। तो सर टॉमस मुनरो ने कहा कि हमारे राजा हैं, हम छोटे से देश का छोटा सा राजा है हमारा, आपका तो बड़ा देश है, बड़ा महान देश है, भारत देश है, कितना बड़ा, हमारा छोटा सा देश है। तो हमारे राजा आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं, मुझे अनुमति चाहिए, मैं फरमान लेकर आया हूँ। और आपके हाँ राजा और आपके पति देव जागीर साहब के हस्ताक्षर चाहता हूँ इस फरमान पर, हाँ चिड़ी बना दे, साइन कर दे, तो मैं चला जाऊँ, मेरा काम हो जाए, छोटा सा काम है। अब ये कहती है किसको, आने दो, चकली अंगली का खेल है, आने दे किसको, जागीर को, शाम को आने दे, जागीर को तेरा काम करवा दूंगी मैं, टेंशन मत ले। ठीक है, तो बिल्कुल ओके। अब ये तो इसको तो आसन दे देती है, एक बहुत सारे महल होते थे। और शाम को आता है राजा साहब आता है घर में, क्योंकि आएगा तो घर में इंसान आएगा कहाँ, नूरजहां के पास में। और नूरजहां कहती है कि ये भाई साहब ये फर रहा है, एक आदमी आया था मेरे लिए इतने सारे गहने लाया, बहुत अच्छा आदमी, बहुत चौको आदमी, गोरो गोरो आदमी और बहुत चौको आदमी, और इस कागज पे साइन कर दूं। अब ये क्योंकि जागीर तो जानता था कि अंग्रेज ये गोरे लोग जबरदस्त होते हैं, ये गोरे जरूर है लेकिन इनका कलेजा काला है। मेरे साथियों ये मानी नहीं, कौन, मेरुनिसा, हट कर लिया, तिरिया हट, बाल हट खतरनाक होते हैं, कौन सा हट है, तिरिया हट है, और बाल हट है, और राजस्थान का हमीर हट है, उसका भी हट खतरनाक बताया, लेकिन सबसे बड़ा तिरिया हट, फिर बाल हट और हमीर हट। हमीर एक राजा हुआ, तो हट कर ली। अब कहाँ करे, जहांगीर कहाँ करे, अगर साइन न करे तो घर फूटा। अरे रोटी कौन देगा, रोटी तो आई देगी बेचारी, अरे बेचारी कहीं रोटी तो आई देगी ना, तो जो भी है इसको साइन करने पड़े, क्योंकि अगर साइन न करे तो मेरुनिसा नूरजहां को खोना पड़े। और मेरे साथियों साइन कर दिया, किसने रे साइन कर दिया, चिड़ी बना दी कैसे, ऐसे जागीर साइन कर दिया। सर टॉमस काम हो गया, चला गया कहाँ, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जाने के बाद में वहां के राजा जेम्स प्रथम ने एक कंपनी भेजी, और साथ में फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त कंपनी थी शुरुआत में, लेकिन फ्रांस बाद में अपना हिस्सा उठा लिया गया था, वो चला गया। और कंपनी आई किस नाम से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आ गई कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मेरे साथियों ये कंपनी आ गई।
इनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, भारत में व्यापार करना था। व्यापार का मतलब वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। और जो भी है, इन्होंने अपने स्वार्थों के लिए रेल बिछा दी, कैपो गुड़ो होते हुए कच्चा माल वहां जाए, कहाँ ब्रिटेन जाए। और इन्होंने क्या किया, धीरे 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 धीरे, क्योंकि राष्ट्रतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और इन्होंने शासन की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब भारतीय जनता को गुलाम बना दिया, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया मेरे साथियों। अब हाथ में ले लिया, गुलाम बन गए, दर दर के लिए भटकना पड़ा। किसको? भारतीय जनता को। अब 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, अब मेरे साथियों धीरे 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 प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध होता है कब से? 1939 से 1945। 1939 से 1945 ये द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और इसमें भारतीय जनता को झोंका गया था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। द्वितीय विश्व युद्ध होता है। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था मेरे साथियों? विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल घमंडी आदमी, और इतना घमंडी, जबरदस्त घमंडी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहता है। अर्धनग्न फकीर कहता था। अर्धनग्न फकीर किसको? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। कि बस अब आधे कपड़े पहने रखा है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, इसके पास में तो फकीर है, घमंडी था। अगर यह होता तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं होता। अब आम चुनाव होते हैं कब? 45 तक तो यह था। और ब्रिटेन के अगर पहले प्रधानमंत्री की बात करें, फर्स्ट प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वोलपोल। और वर्तमान में है, प्रेजेंट में मेरे साथियों, कीर स्टारमर। ये प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कहाँ का? ब्रिटेन था। 1939 से 1945 तक प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। घमंडी था, ईगोमैन था, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहता था कि इसके पास में कुछ नहीं होते हुए भी लाखों की जनता साथ में चलती है, लेकिन अर्धनग्न फकीर है, इसके पास में कुछ भी नहीं है। और ये भारतीय जनता पागल है, तो उसके पीछे पीछे चलती है। अब आम चुनाव होते हैं ब्रिटेन में कब? 1945 में। जैसे ही आम चुनाव होते हैं साथियों, ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं 1945 को। 1945 को आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव का मतलब ये होता है कि वैसा चुनाव जिसमें भारत नहीं, किसी भी देश की सारी जनता भाग ले। जैसे अपने आम चुनाव होते हैं ना, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। भारत की सारी जनता भाग लेती है और उसको आम चुनाव कहते हैं। और लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। तो आम चुनाव ये कहाँ? ब्रिटेन में 1945 में। तो ब्रिटेन में 2 दल है। एक तो है कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। 2 दल है। मुख्य आज भी यही है, मुख्य आज यही है आज भी। उस समय 2 दल थे, आज भी मुख्य यही है। जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस है ना, उसी तरह वहां पर 2 दल। अब जो ये विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल था, ये मेरे साथियों, ये इस पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखता था। इस पार्टी का मुखिया था कौन? लॉर्ड क्लेमेंट एटली। अब 1945 में आम चुनाव हुए। चुनाव से पहले ये घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हम ये करवा देंगे, चांद के तारे तोड़ लाएंगे, आकाश के तारे तोड़ लाएंगे। जबरदस्त तरीके से घोषणाएं करते हैं। अलग अलग पार्टियां घोषणा करती है। अगर कोई मतदाता एक बार तो अगर किसी को ये कहे ना कि हाँ मेरी शादी नहीं हो रही, तो साथियों मैं ये कह रहा था कि जैसे ही चुनाव होते हैं तो दोनों जो भी पार्टियां हैं वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं। उसी के तहत जो लेबर पार्टी थी उसने ये घोषणा की कि जहां भी अत्याचार हो रहे होंगे
जहां भी अत्याचार हो रहे होंगे उस क्षेत्र को अत्याचार से मुक्त किया जाएगा। उस समय ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, बहुत सारे देश गुलाम थे, भारत भी ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। तो लेबर पार्टी के मुखिया लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने यह कहा कि जिस भी क्षेत्र पर अत्याचार हो रहे होंगे उस क्षेत्र को अत्याचार से मुक्त किया जाएगा, यानी स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब ईश्वर का साथ रहा और 1945 में विंस्टन चर्चिल की हार हुई और लेबर पार्टी की जीत हुई और लॉर्ड क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद में मेरे साथियों क्या होता है कि कोई इंसान वादा करके भूल जाता है, लेकिन कोई इंसान वादा करके नहीं भूलता। लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने वादा किया था कि जिस भी क्षेत्र में अत्याचार हो रहे हैं उस क्षेत्र को अत्याचार से मुक्त किया जाएगा, यानी उस क्षेत्र को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अब मंत्रिमंडल बन गया किसका, लॉर्ड क्लेमेंट एटली का। तो लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने भारत को आजाद करने के लिए और भारत को एक संविधान देने के लिए, क्योंकि इतने वर्ष जिस देश से बहुत कुछ प्राप्त किया है उस देश को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसको एक गति देके, एक संविधान देके और उसे स्वतंत्र किया जाए। तो कैबिनेट मिशन के तहत यानी 3 व्यक्ति भेजे, 3 व्यक्ति थे अलग, और ये तीनों व्यक्ति उसके मंत्रिमंडल में से थे। किसके मंत्रिमंडल में से, लॉर्ड क्लेमेंट एटली के मंत्रिमंडल में से थे ये तीनों सदस्य है। और इनका नाम था एवी अलेक्जेंडर, एक था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक भी नाम आता है, पैट्रिक लॉरेंस। एक था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 व्यक्ति आए। इन तीनों व्यक्तियों को कैबिनेट मिशन नाम दिया गया था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत में संविधान निर्माण करना। क्या, संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना, और वो संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। ये तीनों व्यक्ति आए, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत पहले भी आ चुका था, लेकिन ये आए 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच गए तीनों व्यक्ति। और जैसे जंगल का राजा शेर होता है, लोइन होता है लॉरेंस, उसी तरह ये अध्यक्ष था इनका कैबिनेट मिशन का, यानी तीनों का अध्यक्ष ये था, तीनों में मुखिया ये था। 24 मार्च 1946 को ये कहाँ गए, दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में ये पूरे देश में घूमे। जो अपना ये भारतीय भूभाग है टोटल जो दिख रहा है आपको, जो 32,27,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, उस समय इससे भी ज्यादा था क्योंकि पाकिस्तान भी इसी में था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, उससे तो बाद में पहले तो पाकिस्तान भी था। ये तो कब आए थे, ये तो मेरे साथियों 24 मार्च 1946 को आए थे, 47 में विभाजन हुआ था। आगे आने के बाद में पूरे देश में घूमे, मतलब जहां की जो चीज प्रसिद्ध है ना वो चीज खाई, हाउ वेरी शूट, और घूमे, चाट पकौड़ी खाई, हाँ, आगरा के पेड़े खाए, पेठे खाए, और जहां बीकानेर की भुजिया, जो भी है, जहां जिस क्षेत्र की जो व्यंजन प्रसिद्ध है वो चीज का आनंद लिया। घूमने फिरने के बाद में लेकिन मंथन भी करते गए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और रिपोर्ट में यह कहा गया कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में, 389 सदस्य होंगे, और 389 सदस्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 390 सदस्य होंगे। अब ये 390 सदस्य कैसे होंगे, ये ऐसे होंगे मेरे साथियों, 389 सदस्य। अब देखते हैं कि 390 सदस्य कैसे होंगे। हाँ, 292 सदस्य तो प्रांतीय विधानमंडलों से निर्वाचित होंगे।
निर्वाचित होंगे, चुनाव होगा इनका। और 93 सदस्य देसी रियासत, जो उस समय थी देसी रियासत, रियासतों से होंगे। और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? एक तो था अजमेर, मेरवाड़ा, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, अजमेर, मेरवाड़ा। एक था दिल्ली, एक कुर्ग, और कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। और एक बलूचिस्तान, उस समय बलूचिस्तान। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये सीटें कितनी हो गई? 2 और 3 5 और 4 9 9 9 9 दिन 18, 1 लाख यहाँ से 390 सदस्य होंगे। 300 संविधान सभा में 390 सदस्य होंगे। और इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब ये सदस्य, उनका निर्वाचन हो गया, 390 सदस्य। अब पहली बैठक होगी। हाँ ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, छोड़ना नहीं है और सब्सक्राइब जरूर करना है पूरा। हाँ आगे चलते हैं मेरे साथियों, आगे चलते हैं। 390 सदस्य इकट्ठे हो गए। अब 389 सदस्यों की अगर पहली जो क्या होगी बैठक होगी, यानी संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसका? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, सेकंड बैठक संविधान सभा की। 2 दिन बाद में सेकंड बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर क्या बनते हैं? भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। राजेंद्र प्रसाद, इनको बिहार का गांधी कहते हैं, बिहार का देश रत्न कहते हैं इनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। मेरे साथियों, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, थर्ड बैठक हुई। और थर्ड बैठक में चाचा जी जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बढ़ता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्र निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार भक्ति विश्वास उपासना धर्म उपासना आदि की समानता में उन सब में व्यक्ति गरिमा राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकारता अधिनियमित महात्मा प्रेरित करते हैं। 1-2 शब्द इधर उधर हुए होंगे, उसके लिए सॉरी। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। जवाहरलाल नेहरू को ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब आगे चलते हैं मेरे साथियों। बैठकें होती रही, कुल बैठक हुई थी, बड़े अधिवेशन हुए थे। कितने? 12 अधिवेशन हुए थे, 3 वाचन हुए थे संविधान बनने के बाद में। 12 अधिवेशन हुए थे, मतलब कई दिनों के 12 अधिवेशन हुए थे। लेकिन संविधान निर्माण में अगर अहम भूमिका माने तो इसमें अलग अलग कमेटियां बनी थी। क्या बनी थी? अलग अलग कमेटियां। तो 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनी और कमेटी का नाम था प्रारूप समिति। इसी का नाम है ड्राफ्टिंग समिति, इसी का नाम है मसौदा समिति। और संविधान निर्माण में अहम भूमिका इसी की थी।
इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब, और इसमें 7 सदस्य थे। और इनकी ट्रिक मैंने बताओ देख, अमी, गोमुख, सा, खेत, ले लो तो क्या है, सहायक। ऐसे अंबेडकर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो, बी आर अम्बेडकर साहब, बी एल मित्र, गोपाल दास मजूमदार, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेता। पुनः देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब इसमें भी देखो क्या घुमाता है साथियों, कई बार पूछता है इसमें से ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति, प्रारूप समिति। बी आर अम्बेडकर। अब इसमें से देखो क्या क्या पूछता है साथियों, देखना देगा। बी एल मित्तल, गोपाल दास मजूमदार, गो से गोपाल दास मजूमदार, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, और ये था खेत से डीपी खेतान। अब ई का मायने छन है, ये 7 सदस्य थे मेरे साथियों, लेकिन 7 में 2 चेंज हुए हैं। कैसे हुए देखो, पूछता है कि बी एल मित्र की जगह किसको लिया गया, क्यों? दूसरा ही नाम आता है, इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? अब ये तो 7 सदस्य है, लेकिन ये है नहीं, ये ई का चढ़ गो ताव चढ़ गो, अस्वस्थ हो गो, जुकाम लागी साथियों, जाडा का दंचा, और इनकी जगह लिया गया किसको? एम माधवराव को लिया गया। एम माधवराव को ये गया, इसकी जगह बी एल मित्र की जगह कौन आ गया? एम माधवराव। मेरे साथियों, डीपी खेतान भगवान ने बुला लिया, भगवान के पैर हो गए, तो इसकी जगह टीटी कृष्णामाचारी को लिया गया, अब इसमें से घुमा फिरा के पूछता है, इसमें से घुमा फिरा के पूछता है। ओके, आगे चलते हैं। साथियों, भारतीय संविधान चांदी से भी लिखा गया, 7.5 किलो चांदी लगी है। संविधान बनके तैयार हुआ, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। अंतिम वाचन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। और संविधान की 3 प्रतियां बनी थी सबसे पहले, और 3 प्रतियां बनी थी। 389 सदस्यों में से राजस्थान से 12 सदस्य थे। कितने सदस्य? 12 सदस्य। और 389 सदस्यों में केवल 12 महिलाएं थी। कितनी? 12 महिलाएं, 12 ही महिलाएं थी। कितने? 12 ही महिलाएं थी। अब साथियों, 3 प्रतियां थी, और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति, कई बार पूछता है, हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों, इसी के साथ में सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति था ये, फर्स्ट। और अंतिम था कौन? अंत में साइन करने वाला था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, बिहार के वासी, बिहार के देश रत्न, और बिहार के रत्न, देश रत्न, उसी के साथ में बिहार के गांधी। हाँ, संविधान की 3 प्रतियों पर हिंदी में साइन करने वाला, हिंदी
हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र थे, एकमात्र हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र थे अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम क्या कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं, छिपे हुए गांधी, सीमांत गांधी। तीनों प्रतियों पर हिंदी में साइन करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? अब्दुल गफ्फार खान। सबसे पहले साइन करने वाला JL नेहरू जी, सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसी के साथ में राजस्थान की ओर से 12 सदस्य थे, तो राजस्थान की ओर से संविधान सभा में 12 सदस्य थे, और राजस्थान की ओर से पहला व्यक्ति संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला था डॉक्टर बलवंत सिंह मेहता। और ये बलवंत सिंह मेहता वही है जो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष 1938 में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर बलवंत सिंह मेहता जी। इसी के साथ में महिलाओं ने 12 महिलाएं थी, और 12 महिलाओं में से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं थी 9 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, और इनकी मुखिया थी, महिलाओं की मुखिया थी हंसा जी मेहता। हंसा मेहता कौन थी? हंसा मेहता थी, हंसा मेहता थी। अब उन्होंने साइन किए थे, हंसा मेहता इनकी मुखिया थी। आगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ भारतीय संविधान, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अथक प्रयासों के बाद में 29 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी, इतिहास के महत्व को देखते हुए पिछले 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, सफेद कागज पे लिखा गया है, लेकिन 7.5 किलो चांदी लगी है इसमें। कितनी? 7.5 किलो चांदी लगी है। मैन अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेदों को मतलब ऊपर उकेरने के लिए चांदी का प्रयोग किया गया। तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, और उस समय कितनी थी? 8 अनुसूची थी। अब विश्व के परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं तो सबसे पहला संविधान कौन सा है, लेकिन अलिखित है, वो ब्रिटेन का संविधान है। किसका है? ब्रिटेन का संविधान है। प्रथम संविधान किस देश ने? प्रथम संविधान, लेकिन अलिखित है ये का ब्रिटेन का। मेरे साथियों, ब्रिटेन का है। अलिखित लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, ये परंपराओं पे आधारित है कि हमारे बुजुर्ग इस कार्य को इस तरीके से संपन्न करते हुए आए थे। तो हमारे दादा परदादा है ना, बारात में उसमें जाते थे, किसमें? बैलगाड़ी में जाते थे। तो हाँ, आज हम भी बैलगाड़ी में जाएंगे। मतलब जैसा जिस कार्य को जो पूर्वज संपन्न करते आए हैं, उसी तरीके से ये संपन्न करते हुए आए हैं। कौन? ब्रिटेन के वासी। ब्रिटेन के साथ में आज भी सऊदी अरब का संविधान भी अलिखित ही है। सऊदी अरब का भी क्या है? सऊदी अरब का भी अलिखित है, लिखित में कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन का भी अलिखित है, लेकिन प्रथम अलिखित ब्रिटेन का, संविधानों की जननी ब्रिटेन की संसद, लेकिन प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। प्रथम लिखित संविधान किसका है मेरे साथियों? प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। और अमेरिका ने 4 मार्च 1789 को यह संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। 4 मार्च 1789 को यह लागू हो गया था। कहाँ का? अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, लेकिन प्रथम लिखित संविधान, सबसे कठोर संविधान यही का है।
4 मार्च 1789 को। अगर अपन बात करें कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, वो है जापान का। जापान का है, और इन जापान ने 1860 में ये संविधान लागू हो गया था। ये होगी जापान की बात, किसकी, जापान की। अब अगर लिखित सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। अरे मेरे साथियों, भारत का है, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। 395 अनुच्छेद है। हाँ, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत में है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र एकमात्र स्विट्जरलैंड में है। किसमें, स्विट्जरलैंड में। हाँ, सबसे बड़ा तो भारत हो गया। सबसे छोटा किसका हो गया, सबसे छोटा ये हो गया अमेरिका। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, और अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है। कितने, 7 अनुच्छेद है। बड़े भले ही हो, लेकिन केवल 7 ही अनुच्छेद है। अगर सबसे कठोर की बात करें तो कठोर भी यही है, मतलब चेंज मुश्किल से होता है। भारत क्या है, दोनों का समन्वय है, लचीला और कठोरता का समन्वय है, मध्यम है। इतना कठोर भी नहीं है कि संशोधन यानी बदलाव ही ना हो, लेकिन सबसे कठोर भी यही है। उसी के साथ में अगर सबसे नवीन संविधान की बात करें, नवीन संविधान किसका है, आपको भली बात ज्ञात होगा। देखिए, नेपाल का। किसका है सबसे नवीन संविधान, नेपाल का, जो 20 सितंबर 2015 में ये क्या हुआ, लागू हुआ। 20 सितंबर 2015 को ये लागू हुआ है। और ये मोटी मोटी बातें हुई। भारत हो गया, लिखित हो गया, सबसे बड़ा हो गया। 26 जनवरी 1950 प्रथम अलिखित ब्रिटेन का, संविधानों की जननी ब्रिटेन की संसद। अगर संविधान की अवधारणा दी सबसे पहले संविधान की अवधारणा जबरदस्त। सबसे पहले संविधान की अवधारणा, सबसे पहले संविधान की अवधारणा फ्रांस ने दी थी। संविधान की अवधारणा किसने दी थी, फ्रांस ने दी थी भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने दी थी, ये फ्रांस ने दी थी। तो ये लिखित हो गया अमेरिका का सबसे पहले। एशिया में जापान हो गया। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का हो गया, और सबसे छोटा अमेरिका का हो गया। सबसे नवीन संविधान नेपाल का हो गया। 20 सितंबर 2015 को ये लागू हुआ था। तो मेरे साथियों, इस तरीके से कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ, और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। किसका, संविधान का निर्माण किया। और भी इससे संबंधित तथ्य है, जैसे 1922 संविधान निर्माण की मांग कैसे हुई। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की। उसी के साथ में 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में भी संविधान निर्माण की मांग उठी। बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारत माँ के सपूतों ने अपना जीवन का बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया है। अंग्रेज इस देश को ऐसे नहीं छोड़े हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान देखिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, 1920 में असहयोग आंदोलन किया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया। और उसके बाद में अंग्रेजों को यह लगा कि अब भारत को आजाद करना होगा, और ब्रिटेन की मजबूरी हुई कि देश को छोड़ना पड़ा। ये स्वतंत्रता और ये संविधान ऐसे ही नहीं मिला है। इसके लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किए हैं, अपने जीवन का बलिदान भी दिया है। और हमारा मूल कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को मन में सजोए रखना, ये दूसरा हमारा मूल कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एस एन देड़वाल पुनः आपका हार्दिक स्वागत सम्मान भगवान करता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय जय भारत।